आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा अपनी दिलचस्प के मुताबिक क्षेत्र का चयन खुद प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें और सरकार उनके रोजगार और नौकरी की गारंटी लेती है। सीएम रोजगार मेला और सेवा योजित परिषद के नियुक्ति पत्र वितरण और स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन करके खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें। उनके रोजगार व नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने ट्रिपल एम में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसके बाद यूपी में नौकरी की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है। युवा रोजगार को बढ़ावा दिया गया है ट्रिपल एम में। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में रोजगार की कमी नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो गोरखपुर वहाँ पर संबोधित करने के लिए इस तरह उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, हम लगातार यहाँ पर नियुक्ति दे रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार में बेहतर करने के लिए उनकी लगातार उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि जो जैसा प्रशिक्षित रहेगा उसके आधार पर वो चाहे तो नौकरी ज्वाइन कर सकता है, वो चाहे तो उसको हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके तमाम तरह की हमारी रणनीतियाँ लगातार हम युवाओं को बेहतर बनाने के लिए, रोजगार की भावना को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ पर नौकरी की और संसाधन की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज क्षमताओं का देश प्रदेश है और यहाँ पर नियुक्ति के साथ साथ यहाँ रोजगार की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह के कदम उठा सकती है, जिसके तहत तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार किया जा रहा है और युवक यहाँ पर लाभ ले रहा है। जी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा अपने क्षेत्र का चयन करें, सरकार उनका साथ देगी। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवक जो रोजगार करना चाहते हैं, अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रशिक्षण है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर को लेकर हो, चाहे वो मिट्टी कला को लेकर हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की व्यवस्था भी इसी तरह यहाँ पर लाई गई थी। जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग उत्पाद है उनको यहाँ बढ़ावा देने लगे। तो जो अलग अलग जिलों के युवा है जो अगर जिले विशेष अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर रोजगार के तहत उपलब्ध है। इसके अलावा प्रशिक्षण भी यहाँ उपलब्ध है, कौशल विकास यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की ऋण व्यवस्था भी उपलब्ध है। आपने देखा है हाल भाई विश्वकर्मा जिला के तहत यहाँ पर विश्वकर्मा सम्मान के तहत यहाँ पर तमाम तरह की किट भी दी जा रही थी और यहाँ पर विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पर लोगों को रोजगार कराया जा रहा है, ऋण भी दिया जा रहा है और ऋण चुकाने की अवधि भी बहुत लंबी है और बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। और यहाँ पर व्यवस्था के तहत युवाओं को नियुक्ति के साथ साथ यहाँ पर जो नौकरी है वो तो करने इसके अलावा स्वरोजगार की व्यवस्था को भी उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नियुक्तियां सीमित रहती है पर जो स्वरोजगार है वो सीमित नहीं रहता है। नियुक्ति में तो आप एक नियुक्ति पा सकते हैं, पर अगर स्वरोजगार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी देने वाला बनना पड़ता है और यहाँ पर देने वाली व्यवस्था ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला प्रदेश हो। यहाँ पर अगर जो युवा है वो नौकरी देने वाले बनेंगे तो रोजगार की समस्या का जो समाधान है वो पूरी तरह से हो सकेगा। अक्सर देखा गया है गौरव, देखिए, लगातार विपक्ष जो है युवा बेरोजगारी को लेकर अक्सर मुद्दा उठाता रहता था और तंज भी कसता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है। देखिए मंदिर, अगर बात करें तो रोजगार की व्यवस्था दो रूप में चलती है। एक तो होता है स्थायी नियुक्ति, होता है निजी नियुक्ति जो कि प्राइवेट नौकरी होती है, और तीसरी होती है वो होती है स्वरोजगार। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो व्यवस्था है, नियुक्ति कमी नहीं है, रोजगार कमी नहीं है, ये तीनों व्यवस्थाओं को लेकर है, चाहे सरकारी नियुक्ति को लेकर हो, चाहे निजी नियुक्ति को लेकर हो, चाहे यहाँ पर स्वरोजगार की नियुक्ति को लेकर हो। तो अगर पूरी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर स्वरोजगार को भी अगर छोड़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर फिर कोई नौकरी तो कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वरोजगार के माध्यम से
युवा है वो केवल रोजगार लेने वाले में रोजगार देने वाले बनते हैं और क्या अपने जैसे तमाम लोगों का भी भविष्य सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर जब रोजगार की व्यवस्था को स्वरोजगार को भी आप अपनी नियुक्ति में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं रही। पर अगर केवल नियुक्ति की बात करें, निजी नियुक्ति की बात करें तो वहाँ पर निश्चित रूप से कमी नजर आई, क्योंकि सीमित विकल्प वहाँ पर होते हैं नियुक्ति के लिए। और जब स्वरोजगार को भी इस व्यवस्था में आप जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं है। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो कितने दिन तक अभी गोरखपुर में रहने वाले हैं और क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? 4 दिन का दौरा था, ये दौरा उनका कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अन्य जरूरी कार्यक्रम भी रहेंगे, राजधानी लखनऊ भी आएंगे, तमाम तरह की यहाँ पर चर्चा भी जरूरी है। चुनाव भी यहाँ पास है, साथ ही साथ हमने देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। मिजोरम में चुनाव है और पश्चिम तेलंगाना में चुनाव है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर प्रचार प्रभार जो प्रचारक बनाया गया है, प्रचारक भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय में तमाम तरह के और काम भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर दौरा कल उनका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आने वाली स्थिति में क्या स्थिति बनती है, इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्था क्या बनती है और अलग राज्यों में मुख्यमंत्री क्या वहाँ पर प्रभाव रहता है, ये आने वाला पता जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोंडा के तरफगंज इलाके में 2017 में दलित युवक की हत्या की जांच 6 साल में फर्जी तरीके से 14 बार बदली गई है। मृतक की पत्नी की ओर से फर्जी अंगूठा लगा आवेदन देकर जांच ट्रांसफर कराने का खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में होने पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने डीजी सीबीसीआईडी को पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि थाना तरफगंज में एक महिला ने अपने पति रमई की हत्या के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर 2017 में दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पुलिस की मिलीभगत से कई बार बदली गई। बार बार जांच बदलने की शिकायत के बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपियों के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश होने के बावजूद महिला के फर्जी अंगूठे लगाकर जांच अधिकारी बदलने का आवेदन किया गया। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। इस हत्या की जांच करीब 14 अधिकारियों ने की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं महिला का आरोप है कि राजनीतिक दबाव की वजह से जिला पुलिस व सीबीसीआईडी के अफसर आरोपियों को बचा रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पूरी तरीके से साजिश रच रहे हैं। हालांकि अब शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में होने के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने डीजी सीबीसीआईडी को पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुजीब जुड़ चुके हैं। मुजीब, देखिए, इतना बड़ा खेल हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या कुछ अभी एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि थाना तरफगंज में 2000 से दलित की हत्या हुई थी, जिस हत्या में 4 लोगों को नामजद किया गया था। नामजद होने के बावजूद भी इतनी बड़ी आयोग की जांच में इतनी बड़ी हेराफेरी की जाती है कि 14 अधिकारी उसको बदले जाते हैं और वे फर्जी तरीके से अंगूठा भी लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हर हफ्ते पुलिस अधीक्षक एक निर्देश देते हैं कि जितनी भी विवेचना हो जल्द से जल्द उसको निस्तारित किया जाए, लेकिन इस तरीके से हीला हवाली देखने को मिली। जी, देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद कहा जा रहा है शिकायत गई, उसके बाद अब एक्शन लिया गया है और उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। जी, आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि जिस तरीके से राजनीति यहाँ पे हो रही है उस तरीके से हमें न्याय मिल पाना नामुमकिन है। अब मुख्यमंत्री की चौखट पे गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने जिस तरीके से संजय प्रसाद ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन जिस तरीके से गोंडा पुलिस करवाती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। जी, देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से आरोपियों को बचाया जा रहा है, ऐसा क्यों? जी, आपको बता दें कि 6 सालों में अगर उसको न्याय नहीं मिला तो अब उसको अगर एक मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अगर उसको न्याय की आस मिली है तो देखने वाली बात होगी कि यह आदेश इनका कितना जो है सही साबित होता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्व विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के एक आदेश को निजी उद्योगों, कंपनियों और निजी संस्थाओं को ग्राम सभा और स्थानीय प्राधिकरण को जमीन आवंटित करने पर लगाई गई रोक को खारिज कर दिया है।
राजस्व विभाग की माने तो कोर्ट के इस आदेश से उद्योगों को जमीन मिलने में परेशानी होने लगी थी, जिसके कारण कई निवेशकों के निवेश प्रस्ताव पर तलवार लटकने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने महाधिवक्ता और विधि एवं न्याय विभाग से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विधिक राय ली। उसमें सामने आया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीणों के सामान्य उपयोग में आने वाली खलिहान, चारागाह, तालाब, खेलकूद का मैदान, मीठा चक्रोड़, नदी और नाला की भूमि को संरक्षित करने के लिए ये आदेश दिया गया था। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने ताजा आदेश में स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभा की अन्य भूमि को राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के तहत विभिन्न प्रयोजन के लिए देने पर कोई रोक नहीं लगाई है। लिहाजा अपर मुख्य सचिव ने 24 अगस्त को जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है और अब ग्राम सभा की जमीन उद्योगों, कंपनियों और निजी संस्थाओं के उपयोग के लिए आवंटित हो सकेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, अब ग्राम की जो जमीनें हैं, गांव की जो जमीनें हैं, अब निजी कंपनियां उसको चला सकती हैं। देखिए, अगर बात की जाए रंजनी, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करना आसान हो चुका है। अगर कोई अपना उद्योग जो है स्थापित करना चाहता है, चाहे वो लघु या कुटीर हो, तो वो पहले से अब थोड़ी आसानी होने वाली। क्योंकि अगर बात की जाए तो ग्राम समाज की जमीन होगी, जो भूमि होगा, जो पट्टा होगा, स्थानीय प्राधिकरण की जो भूमि होगी, जो सरकार या फिर खेल का मैदान होगा या फिर ऐसा कोई मैदान जो ग्राम समाज के पे बात की जाए तो कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, अब वो उद्योगों के लिए दी जा सकेगी। अगर बात करें तो ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का था, बाद में राजस्व विभाग की तरफ से गुंजाइश दिखाई गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो जो उद्योगों के लिए अगर देखा जाए तो भूमि को पट्टे पे देने का रास्ता यह पूरी तरीके से खुल चुका है। 24 अगस्त 2023 को दिए गए आदेश को अब निरस्त किया जा चुका है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगर बात करें तो राजस्व विभाग में सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के एक आदेश के तहत बकायदा 24 अगस्त 2023 को निजी उद्योगों, कंपनियों, निजी संस्थाओं को ग्राम सभा और स्थानीय प्राधिकरण की जमीन के बारे में अगर बात करें तो आवंटित करने पर रोक लगा दी थी। तमाम ऐसी वजह बताई गई थी, जिसके बाद इसके आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। इससे उद्योग करने वाले लोगों को जमीन मिलने में काफी दिक्कतें और परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता था। उद्योग जो है स्थापित नहीं हो पाता था। अगर स्थापित भी होता था तो उसमें काफी समय और काफी लागत लगता था, जिससे बात करें तो निवेशकों को, उद्योगपतियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अगर बात करें तो कई निवेशकों के प्रस्ताव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया। आज जो तलवार लटक रही थी अब वो पूरी तरीके से हट चुकी है। जी, तो विवेक, क्या लगता है इससे आम जनता को कितना फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, अगर बात की जाए किसी ग्राम समाज की जमीन पर अगर भूमि को पट्टे में देते हैं, वहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता है, तो निश्चित तौर पे गांवों में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और जो गांव से युवाओं की जो पलायन की चर्चा जो है खबर में लगातार चलती रहती है कि युवा वर्ग लगातार गाँव छोड़ रहा है, गाँव से शहर की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे में कुछ युवा अपने ग्राम समाज में ही रह के अपना जीवन यापन कर सकेंगे। रोजगार का जो एक साधन है उनके लिए मुहैया कराया जा सके, ताकि युवाओं का पलायन भी रुक सके। इसके अलावा अगर बात करें तो गांव की कई बात करें तो काफी जनसंख्या में आबादी ऐसी है जो विदेश कमाने जाते हैं और 40-45 साल के बाद वहां से कमा के लौटते हैं। ऐसे में वो लोग भी गांव में रह के अपना एक रोजगार का साधन उनके लिए मुहैया होगा। साथ ही साथ अगर देखें तो गाँव में अगर उद्योग स्थापित होता है तो जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी होंगी, घर से निकलेंगी, उनके लिए रोजगार का साधन खुलेगा। यानी कि अब रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं और जो निवेशकों की फिक्र थी वो भी अब खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आदेश आया है कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए ये बेहतर ऑप्शन की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे निवेशक जमीन न मिलने के लिए परेशान रहते थे, इधर से उधर कागजी कार्रवाई में दौड़ते थे, लेकिन उनकी जो समस्या है वो कम से कम थोड़ी तो आसान होती दिखाई दे रही है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम अब धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ने लगा है। दरअसल लखनऊ के अवध बस डिपो समेत प्रदेश का कुल 19 बस डिपो की मरम्मत की जिम्मेदारी अब प्राइवेट फर्म को दे दी गई है। अब इन 19 बस अड्डों पर खराब होने वाली बसों की देखरेख प्राइवेट फर्म करेगी।
हाल ही में निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें इस निर्णय पर मुहर लगाई गई है। ऐसे में अब 19 क्षेत्र के एक एक डिपो में बसों की मेंटेनेंस का काम आउटसोर्सिंग द्वारा कराया जाएगा। इससे बसों की बेहतर मेंटेनेंस की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे यात्रियों की शिकायतों पर विराम लग सकता है। इन डिपो पर रोडवेज के कर्मचारियों की जगह प्राइवेट फर्म के मैकेनिक बसों की रिपेयरिंग का काम करेंगे। अभी तक एसी कूलिंग ठप होने से लेकर स्टीयरिंग ब्रेक आदि फेल होने की शिकायतें आती रहती थी, जिससे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता था। आपको बता दें कि ये हाल तब था जब डिपो को 2-2 करोड़ रुपए बसों की मरम्मत के लिए दिए गए थे, पर शिकायतें लगातार आती रहती थी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बसों की मरम्मत का काम निजी हाथों में सौंपने से यात्रियों की शिकायतों पर ब्रेक लगेगा या नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, अब बसों की जो बस डिपे हैं, अब उनको मेंटेनेंस करने के लिए निजी हाथों में दे दिया गया है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए परिवहन विभाग की, तो परिवहन विभाग के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें भी आ रही थी वो यूपी के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही थी कि जो रोडवेज बस में सफर कर रहे होते थे, उन सफर के दौरान जिस तरह से कभी स्टीयरिंग फेल होना, कभी चलते हुए गाड़ी रुक जाना, या फिर जो एसी की दिक्कतें आती थी, इन तरह की जो तमाम शिकायतें आ रही थी, तो कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली थी जिसमें जो बस में सफर यात्री कर रहे होते थे वही यात्री बस को धक्का लगा हुए ले जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी कभी टॉय वैन के जरिए उस बस को घसीटा जा रहा था। तो फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अब जिस तरीके से जो बैठक की गई, तो बैठक में अब इस जिम्मेदारी को एक निजी फर्म को दिया गया है। जो उसकी मेंटेनेंस का काम था वो अब निजी फर्म करेगी, क्योंकि जो पहले संस्थानों की बात की जाए जैसे रोडवेज बसें जहाँ पहुंचती थी, यानी कि जो सरकारी विभागों में, तो वहां पर पूरी तरह से इसकी मरम्मत नहीं हो पाती थी और लगातार लापरवाहियां देखने को मिलती थी और इसकी शिकायतें लगातार जो सुनवाई थी उसमें भी लगातार देखने को मिल रही थी। चाहे बात की जाए IGRS को लेकर के, उस पर भी लगातार शिकायतें आ रही थी। अभी तक 76 की बात की जाए, उन पर भी लगातार जो यात्री है वो अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे थे। लेकिन अब इस मामले को लेकर के बड़ा निर्णय लिया गया है निजी संस्थान को देने के दौरान। तो अब देखना ये होगा नंदनी जी कि जिस तरीके से अब निजी संस्थान को या निजी फर्म को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो ये जिम्मेदारी कितनी कारगर साबित होगी, या फिर जो बसों का जो संचालन है वो कितना ठप होगा, या फिर वो किस तरह से सक्रिय होगा। क्योंकि जो तस्वीरें हैं, क्या वो तस्वीरें आने कम होंगी, या फिर जिस तरीके से जो लापरवाहियां हैं वो लापरवाहियां आने वाले दिनों में फिर उसी तरीके से सामने आएंगी। फिलहाल सवाल ये है कि जिस तरीके से जो बजट पहले पास किया जाता था, कलीम, देखिए, कहा जा रहा है कि पहले 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे निजी बसों के मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अब निजी हाथों में दे दिया गया है। तो क्या लगता है कितना सुधार होने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से अगर निजी संस्थानों में अब दिया गया है, क्योंकि वैसे अगर बात की जाए जिससे भी गवर्नमेंट की जो संस्था है उन सबका काम धीरे धीरे अब निजी संस्थानों के हाथों में जा रहा है, निजी फर्मों के हाथों में जा रहा है। तो एक बार अब जो परिवहन विभाग की बात की जाए, तो इसका भी अब काम जो है निजी फर्म के हाथ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो समस्याएं है उन समस्याओं के पर काफी समाधान देखने को मिलेगा। जो बात की जाए बसों की मरम्मत को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से कई तस्वीरें जो देखी होंगी सोशल मीडिया पर भी आपके सामने आई है, उन सोशल मीडिया के आधार पर भी जो इस तरीके से लगातार शिकायतें पहुंची थी, उसमें जो बैठक की गई है, उस बैठक में अब जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय कितना कारगर साबित होगा ये आने वाली तस्वीरें ही बता सकेंगी। और जो जिस तरीके मेंटेनेंस की बात की जाए वो मेंटेनेंस कितना कारगर साबित होगा ये भी आने वाला समय ही बताएगा नंदिनी जी। तो कौन कौन से जिलों के बसों को आगे रखा गया है कलीम, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी ऐसी कोई जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि यूपी के जो सबसे प्रथम अगर बात की लखनऊ की जो तस्वीरें सामने आई थी, हमीरपुर की तस्वीरें सामने आई थी, या फिर अगर बात की जाए मेरठ की तरफ की जो रोड है वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जरूर है कि इसकी शुरुआत जो अब हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं लखनऊ से पहली शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पर जो परिवहन मंत्री भी बैठते हैं, CM भी बैठते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा जो परिवहन विभाग का ऑफिस है वो भी यहीं से संचालित होता है। तो यहाँ की जो तस्वीरें लगातार सामने आती थी, तो पहले यहीं से शुरुआत जो बात की जाए लखनऊ से शुरुआत की, तो लखनऊ की जो शुरुआत होगी वहाँ पर कितना कारगर साबित होगा। उसके बाद जो अन्य जिलों की बात करें, जो अभी 19 जगहों को चिन्हित किया गया, 19 जगहों पर ये कितना कारगर साबित होगा, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो भी कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी, और जो निजी फर्म के हाथ है वो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। कलीम, क्या लगता है इस फैसले से यात्रियों को कितनी सुविधा मिलने वाली है और कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, राहत की अगर बात की जाए तो राहत तो फिलहाल जिस तरीके से जो सवारी वहाँ पे बैठते थे गाड़ियों में, और सवारियां जब रास्ते में धक्का लगा रही हो और उन्हें जो समस्याओं का समाधान करना पड़े, चलते चलते गाड़ी रुक जा रही, जो AC बसों में
सफर कर रहे हैं, एसी एकदम बंद पड़ जाना, तो जाहिर सी बात है इन सभी चीजों से राहत तो मिल सकती है। और राहत मिलने के बाद जो शिकायतें हैं वो शिकायतें भी कहीं ना कहीं कम होंगी। और जो यात्रियों के सफर की बात की जाए और यात्रियों के सफर को लेकर के जो मंगल कामनाएं की जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की तरफ से जिस तरह से शिकायतें कम होंगी तो कहीं ना कहीं इसका सफर का लाभ भी यात्री पूरी तरह से उठा सकेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।